तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इस वीडियो में सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने कवर कर लिए हैं। 1.1 से लेकर के 1.4 तक आपका वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लेकर के आया है। और क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं ये आपको बता देता हूं, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन को जो मैं बताऊंगा सोल्व कर लोगे तो 1.1 से लेकर के 1.4 तक यूं चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को बड़े ही शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो मैं बताने वाला हूं वो पहला परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान करना, ये आता ही है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ओके। तीसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आता है कि एचसीएफ निकालना आ ही जाता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, सअभाज्य संख्या शांत या अशांत आवर्ती को पहचानना, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, और साथ ही साथ ऐसे जो क्वेश्चन देखते हैं उसको पी बाई क्यू के रूप में कहता रहता है बदलने के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो एकदम दिल को थाम लो और मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दो। तो चलिए हम सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना सीखेंगे। तो यहां पे हम कुछ संख्या लिखेंगे और उसमें आपको पहचानना है, ठीक है। तो आइए हम पहले लिख लेते हैं। आइए दोस्तों, अब यहां पे देख सकते हैं मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा और इसमें आपको बताना कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। चलिए पहचानना सीखते हैं। सबसे पहली बात है कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको याद कर लिए हैं कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो मान होता है ना, वो बड़े बड़े गणितज्ञ जो है ना वो फेल हो गए, लेकिन निकलता रहा। इसका मान अभी तक निश्चित मान नहीं निकला है, ठीक है, यानी कंप्लीट मान नहीं निकला है, लेकिन गणितज्ञों ने इसका एक मान दे दिया है 22/7 3.14, जो कि इनकम्प्लीट है ना। अगर इसका मान अगर कहोगे पाई का मान तो इनकम्प्लीट है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। गणितज्ञ मर गए लेकिन इसका मान निकलते ही आ रहा है, ठीक है। तो कुछ हमारे मेंसुरेशन में काम आने के लिए गणितज्ञों ने निकाल दिया है, ठीक है। पाई जो होता है भैया, हम कभी सेपरेट इस पर चर्चा करेंगे। पाई जो होता है भैया वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, लेकिन इसकी जो भी वैल्यू होती है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे कि इसकी वैल्यू हो गई 3.14, ये परिमेय संख्या होता है। उसके बाद 22/7, ये भी परिमेय संख्या होता है। अच्छा, पाई का मान डिग्री में कितना होता है? पाई का मान डिग्री में होता है भैया 180 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखना, जब आप त्रिकोणमिति बनाओगे तो उसमें आता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझ लिया। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसकी जो भी वैल्यू होती है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, राइट। अच्छा, 3.33 ... ये कौन सी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं। कितने बच्चे तो ऐसे ध्यान रखते हैं, अरे डॉट लगा है मतलब ये अनंत तक जाएगा, इसलिए ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को देखना, क्योंकि डॉट लगे रहते उसको भी हम क्या करते हैं? पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, जो बदलने वाला रहता है। जैसे कि 3.33 ... है, इसका मतलब 3 बार आता ही रहेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 3.3 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देते हैं? बार। तो स्टॉप हो गया। और जिस संख्या पर अगर बार लग जाता है, यानी बार लगने वाला जो भी क्वेश्चन होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको परिमेय संख्या के रूप में बदला जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पी बाई क्यू के रूप में हम कैसे बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया ना, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 3.3, जैसे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था, इसके लिए इस पर हम क्या लगा दिए? बार लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जिस पर बार लगा रहता है वो हमें क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। तो ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। उसके बाद 0.10, फिर 110, फिर 110, फिर 4.10 ... मतलब इस संख्या में भी डॉट लगा है, लेकिन इसमें कहीं भी निश्चित नहीं किया गया है कि कौन संख्या रिपीट हो रहा है। देखिए इसमें रिपीट हो रहा है कोई संख्या? नहीं। देखिए यहाँ पे 111 था, फिर 111, फिर 4.1, फिर आगे जाओगे तो 5.1, ऐसे मतलब आता ही रहेगा। तो रिपीट कोई भी संख्या नहीं आ रहा है। हाँ, यही संख्या अगर ऐसे रहता कि 0.1111, तो इसमें एक रिपीट हो रहा है, लेकिन एक करके फिर 0, फिर 1 फिर 0 ऐसे आता, तो समझ जाना कि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन है
ये इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया भैया, अपरिमेय संख्या, राइट। ये अपरिमेय, ये परिमेय और ये अपरिमेय, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2.√6 माइनस के 6 है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। मैं आपको बता दूं, गौर से देखोगे 2 तो परिमेय संख्या है और √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो भैया ये ध्यान रख लो कि परिमेय संख्या यहाँ अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो रहा है। तो कभी भी याद रखना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करोगे तो रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या ही, ठीक है। देखो याद रखना, परिमेय संख्या के बीच और अपरिमेय संख्या के बीच चाहे गुना करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाव करो, ठीक है, तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा भाई, तो वो क्या देगा, रिजल्ट हमेशा रिजल्ट देगा अपरिमेय संख्या। क्या देगा, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या दूसरा अपरिमेय संख्या के बीच चाहे वो भाग का चिन्ह हो, चाहे वो घटाव का चिन्ह हो, चाहे वो जोड़ का चिन्ह हो, चाहे गुना का चिन्ह हो, हमेशा रिजल्ट देगा अपरिमेय संख्या। तो ये भी हमारे पास 2√6 है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या √6 क्या है, सॉरी सिर्फ 6 परिमेय संख्या है, इसके बीच में भाग का चिन्ह, घटाव का चिन्ह है, तो भी ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। याद रखना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच कोई भी चिन्ह हो वो हमेशा रिजल्ट देगा अपरिमेय संख्या का। तो ये अपरिमेय संख्या, ये देखिए अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। पहले इसको हम क्या करेंगे, काट करके चेक करेंगे। क्या करेंगे, काट करके हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, देख लेना। तो इसको हम काटेंगे, √2 से √2 कटेगा तो 1 मर्तबे, तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 1 हमारे पास कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है। जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो गया, है ना, यानी p/q के रूप में किसी भी संख्या, ये जितने भी लिखे हैं सबको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय हो गया, क्या हो गया, परिमेय, ठीक है, समझ में आ रही ना। 5 + के √3, बताइए, √3 अपरिमेय संख्या, अब 5 है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या क्या रिजल्ट देगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आपने ये देखा कुछ बेसिक, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचाने हमने। आइए अब हम क्या करते हैं, HCF और LCM निकालना सीखते हैं। ओके, तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हो। चलिए हम इसको मिटा डालते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे सीख लो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 867 और 255 का HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह लो या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह लो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो इससे हमें निकालना 867 का और 255 का क्या निकालना है भैया, HCF निकालना है। हम HCF निकालना सीखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जगह पे कोई भी हो, संख्या बदल दे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको आएगा, ठीक है। तो आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या देख लो। बड़ी संख्या 867 है। 867 जो बड़ी संख्या उसको हम A मानेंगे, तो A बराबर हो गया 867, और जो छोटी संख्या उसको क्या मानेंगे, B मानेंगे, तो B बराबर हो गया हमारे पास 255, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर, तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका बराबर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर जो होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भैया, A बराबर BQ प्लस में R। अब इसी में हम पुट करेंगे, तो हमारे पास A जो है 867, B है 255, तो A की जगह पे हम रखेंगे 867 एंड B के जगह पे रखेंगे 255, और Q है तो हम Q रखेंगे, क्योंकि बीच में गुना का संबंध होता है, तो हम गुने में Q लिखेंगे, और प्लस में R है तो R लिखेंगे। हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, आप क्या करो, 255 है और इधर 867 है, यहाँ पे जो भी संख्या होता है उससे हम यहाँ वाले संख्या में भाग देते हैं, याद रखना। तो 255 से 867 में पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए हम भाग देते हैं, 255 से हम क्या करेंगे, 867 में भाग देंगे। क्या मर्तबे लगेगा, 255 तिहाई, 2 तिहाई 6, 55 तिहाई मतलब 150 के पारे जाएगा, तिहाई लग जाएगा, चौके तो लग नहीं सकता, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15 के 5 होगा, हासिल 1, 3 × 5 = 15 और 1 16 के 6, हासिल 1 गया, 3 × 6 = 1 7, 765 हुआ। हम घटा देंगे, 7 में से 5 गया तो
2, 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में से 7 गया तो 1, 102 आया। यहाँ पे जो आता है उसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, r से प्रेजेंट करते हैं, यानी शेषफल को r से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो होता है भागफल उसको हम q से प्रेजेंट करते हैं। तो q के जगह पे 3, r के जगह पे 102। तो आइए हम पुट करते हैं, ये 867 तो 867 बराबर 255 तो 255 और गुने में q के जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 और प्लस में r के जगह पे क्या लिखेंगे 102, तो 102। और ऐसी प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक r के स्थान पे 0 ना आ जाए। अगर r के स्थान पे 0 आ गया तो समझो वो काम निकल गया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये काम करने के बाद अब जो होता है भैया, ये जो 255 इसको आगे ले आएंगे, तो हम ले आते 255 आगे। ठीक है, अब बराबर ये 102 है, शेषफल को यहाँ पे लिया तो ये आ गया शेषफल यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर वही काम करते क्या है, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा वो संख्या इस संख्या में भाग देगा। तो हम चलिए 102 से हम भाग देते हैं किसमें, 255 से, 255 में तिहाई तो लगेगा नहीं, 102 दूना ही लगेगा। तो 102 दूना लगाएंगे तो कितना होगा, 204 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 1, ये 5, ये 0, मतलब 51 आएगा। तो ये r के जगह पे 51 और q के जगह पे 2 होगा। ठीक है, तो गुणे q के जगह पे हम रखेंगे 2 और प्लस में r के जगह पे रखेंगे 51। ऐसी प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक r के स्थान पे 0 ना आ जाए। अभी 51 है, 0 लाना है। अब हम क्या करेंगे, 102 को इधर लाओ, 102 को इधर लाओ, अब बराबर ये शेषफल है इसको यहाँ पे रखो। ठीक है, ऐसी ही प्रक्रिया करना है आपको हमेशा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी संख्या था उस इस संख्या में भाग देते हैं। तो हम 51 से 102 में भाग देंगे, तो 51 से हम भाग देंगे 102 में, तो 51 दूना कितना होगा 102, घटाएंगे तो 0, और q के स्थान पे आ गया 2, r के स्थान पे आ गया 0। चलो आप समझो कि आंसर आ गया। q के स्थान पे लिखेंगे 2 और प्लस में r के स्थान पे लिखेंगे 0। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर 0 आ जाए ना तो क्या करना, इधर से गिनती करना संख्या, और तीसरा नंबर पे जो भी संख्या आएगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। ठीक है, तो तीसरा नंबर पे आ गया भैया 51 और यही हम मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 51। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने निकाले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF। अब क्या होगा, अब हम सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ पे यूज हो चुका है ना। अब हम सीखेंगे कि HCF और LCM दोनों साथ साथ हम कैसे निकालते हैं, है ना। HCF और LCM दोनों साथ साथ हम कैसे निकालते हैं। तो ये इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, चलो मार लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा डालेंगे। ठीक है, ओके। आइए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अब देखो यहाँ पे संख्या बदल सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं वही करना। ठीक है, तो यहाँ पे 12, 15, 21 का HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहता है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करो, यहाँ 12 लिख लो, फिर इधर 15 लिख लो, और फिर इधर क्या लिखो, 21 लिखो, सबका फैक्टर कर लो। 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, एंड 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, फिर अगर 3 से लगाएं तो यहाँ पे 1 होगा। इसको करो, अगर हम 3 से लगाएं तो 5 होगा, अगर हम इसको 5 से लगा दिए तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लो, अगर हम 3 से लगाएं तो 7 होगा, एंड 7 से लगाएं तो 1 होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। ओके, और अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि जैसे कि जो आपको तीनों में मिलेगा, तीनों में क्या होगा, मिलेगा, तो वो HCF, अगर नहीं मिलेगा तो HCF नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन मिलता है। 2 देख लो, 2 यहाँ पे है तो इस सब में है, नहीं है 2। 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो जो जो मिल रहा है वो HCF में आएगा। HCF बराबर कौन कौन मिल रहा है, 3 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ 3। 1 1 1 भी मिल रहा है, तो उसे कोई मतलब 1 1 लेंगे तो गुना में 1 रखेंगे, तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास HCF निकल के आ गया 3। अब निकालेंगे LCM। तो LCM कैसे निकलेगा, सिंपल,
जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मैच कर रहा सबको गुना कर दो। 2 है यहाँ पे और गुने में फिर 2 है और फिर गुने में 3 मैच किया था, जो मैच करेगा उसको एक ही बार लेना है, तो तीनों 3 में से एक ही बार 3 लेना, ठीक है। गुने ये 3 ले चुके हैं, 5 बचा, गुने में ये बचा 7, जो मैच कर गया उसको एक ही बार लेना, मैंने ले चुका है, ठीक है। और बराबर में कितना होगा, तो गुना कर लेते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 सतह कितना होगा, 7 6 42 बोले तो 420, ठीक है। धोखेबाज निकल गया ये 420, 840 डबल धोखेबाज। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ओके। आइए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पे देख लो भैया, HCF और इंटू 306,657 बराबर 9 दिया है। इसका मतलब समझो कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए, ये आपको कह रहा है, ठीक है। मतलब HCF इन दोनों का दे रखा है पहले से 9, तो LCM आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। सिंपल सा बात है, इसमें क्या है, LCM बराबर पूछ रहा है ना, 306 और 657 में एक होता है A और एक B, तो सबसे जो बड़ा है यहां से लिख लो हल, ठीक है। और सबसे जो बड़ी संख्या वो क्या है हमारे पास, 657, तो A बराबर हो गया 657, ठीक है। और B बराबर हमारे पास क्या है, तो 306 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है LCM, तो LCM बराबर फॉर्मूला होता है A गुने B और बट्टे में HCF, क्या होता है HCF, ओके। तो A गुने B बटे HCF, तो A हमारे पास है 657 और गुने में B हमारे पास है 306 और बट्टे में HCF, हमारे पास HCF कितना है, 9 निकल के आया, तो 9 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से काटेंगे इसको, तो चलिए हम काटते हैं इसको, ठीक है। तो 9 सते 63, इसको काट लिया, किसी को भी काट लो, इसको काट लेते हैं। तो 9 सते 63, 65 में से 63 घटेगा तो 2 इधर जाएगा तो 27, तो 9 तिहाई 27, 73 नामा ये कट गया, तो हमारे पास बचा क्या 73 और गुने में 306। हम क्या करेंगे, 73 से 306 में गुना कर देंगे, तो हम चलिए गुना कर देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 306 गुने में 73, चलिए 3 छक 18 हासिल 1, 0 यानी 1 ही होगा, और उसके बाद 3 तिहाई 9, 7 छक 42 के 2 कैरी गया 4, है कि नहीं, तो भैया ये 0 वो तो 42 ही हो जाएगा, तब 7 तिहाई 21 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 8, 2 और 1 3 एंड 9 4 13 के 3 हासिल 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो 22 33 8 हो गया। कितना हो गया 22 33 8, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 22 33 8, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका आप क्या करो स्क्रीनशॉट जल्दी से मार लो, ओके। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम कैसे लिखते हैं। बड़ा सिंपल सा है, अगर आपसे एक क्वेश्चन दे कि 5005 को अभाज्य गुणनफल के रूप में आप लिख करके व्यक्त कीजिए, है ना, तो चलिए हम लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फैक्टर कर देंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना से लगेगा ये आपको पता करना है। ये देखिए 2 से तो नहीं लग सकता, 3 से देखेंगे, तो 3 एकम 3, तो 2 जगह 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18, फिर 2 नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा, तो हम 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5, डबल 0 उतार दो, फिर 5 एकम 5 हो गया, 5 से तो लग गया। अब 3 से तो लग ही नहीं सकता है, 5 के बाद ये ऊपर ही जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, ये जो हो जाएगा 30, 7 चौक 28, फिर 2 7 21, हाँ ये 7 से लगेगा, तो 7 एकम 7 हुआ, 10 में 7 गया तो 3 पे आ जाएगा ये 0, तो ये हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 30 में से अगर 28 घटेगा तो 2 पे ये आ जाएगा 1, तो 21 हो जाएगा, 7 3 21 कट गया। अब ये कितना से लगेगा, 9 से लगेगा क्या, 9 एकम 9, 9 से नहीं लगेगा, ये लगेगा 11 से। कितना से लगेगा 11 से, तो 11 एकम 11, 14 में 11 गया, 14 में से 11 गया तो कितना 3 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 33, और 11 तिहाई 33, तो 13 आ गया।
तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो हमारे पास आया 5 गुने में 7 गुने में 11 और गुने में 13। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, 5005 का। तो ये हमारे पास आंसर हुआ। ओके, तो आगे निकल के इस तरीके से अभाज्य गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सह अभाज्य संख्या। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, सहअभाज्य संख्या को पहचानना, और ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इधर। ओके, और सहअभाज्य संख्या कैसे हम पहचानते हैं। सहअभाज्य संख्या का पहचानो कि जिसका HCF एक आ जाए, केवल क्या एक आ जाए, तो वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, और जिसका HCF एक न आए वो सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें सहअभाज्य संख्या कौन है। यहाँ भी और यहाँ, इन दोनों में से देखते हैं कौन सहअभाज्य संख्या। तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम पहले फैक्टर करेंगे, और HCF निकालने के लिए फैक्टर कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएं तो 4, एंड फिर 2 से लगाएं तो 2। इसमें 62 है, कितना से लगेगा, 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 31, है ना। तो HCF निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास जो मिल जाए, मैच कर जाए, उसको निकालो। 2 यहाँ है, 2 इसमें भी है, 2 मैच कर रहा है, 2 निकाल लो। अब देखो यहाँ 2 इसमें नहीं है, अब कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो HCF आ गया भैया 2 आ गया। हमने क्या बोला कि जिसका HCF 1 आए वही सहअभाज्य संख्या, 1 ना आए तो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ तो 2 आ गया, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका देखते हैं ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। 18 का पहले फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएं 9, फिर 3 से लगाएं तो 3 आया। 25 का हम निकालेंगे तो 5 50 25। आप क्या करो, 3 से लगाओगे इसको तो क्या 1 आएगा, और इसको 5 से लगाओगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 1 आएगा। अभी देखो इसमें क्या मैच कर रहा है, मैच क्या कर रहा है ये पहले बताओ। तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ भी 1 मैच कर रहा है, दोनों में से 1 निकाल लो, ये मैच किया, तो ये हमारे पास HCF 1 आ गया। तो HCF 1 आया तो यही हमारे पास क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या। तो आपने सहअभाज्य संख्या समझ लिया, काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है और समझने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम बड़े ही शानदार तरीके से बताते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें देखो आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, बिना भाग दिए हुए, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है, उसको बताना है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताने के लिए आपको पता होगा कि अगर हर में 2 और 5 है, हर में क्या है 2 और 5 है, तो समझो वो क्या है, शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अन्य है संख्या हर में, तो वो अशांत आवर्ती होता है। ये बात को आपको पता होना चाहिए, हर में केवल। ठीक है, या तो हर में 2, देखो अंश बट्टा हर होता है ना, क्या होता है, अंश बट्टा हर, ये आपको पता है। तो नीचे केवल 2 या फिर 5 या फिर दोनों होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हर में क्या होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए, या केवल 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य संख्या हर में आता है यानी बेस में, तो समझ जाना वो क्या कहलाएगा भैया, अशांत आवर्ती कहलाएगा। लेकिन ये सब कंडीशन में जब भी रहेगा तो शांत कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रही ना। और घात से कोई मतलब नहीं, घात से कोई मतलब नहीं है कि घात कितना है या ना है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि 17/8 है, अब बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब कुछ जिसको ट्रिक नहीं पता रहेगा, है ना, वो लगेगा भाग दे करके जांच ही करने, तो उसमें काफ़ी लंबी समय लग जाती है ना। तो हम क्या करेंगे, हर का फैक्टर करेंगे। तो 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं 2 से, तो ये 4 आएगा, है कि नहीं। फिर हम 2 से लगाएंगे तो ये 2 आएगा, है कि नहीं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, पुर गया। तो 2 गुनी 2 गुनी 2, तो 2 के घात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 बार है। तो हम 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 के घात क्या लिख सकते हैं, 3, 2 के घात 3। तो हमें तो घात से कोई मतलब नहीं है। हमने क्या बोला, बेस में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो उस समय कंडीशन में क्या होगा, वो शांत होगा। तो बेस में देखिए 2 आ गया, तो ये आ गया शांत। क्या हो गया, शांत। अगला देख लेते हैं, 23/, ये है। तो ये तो पहले से फैक्टर करके दे दिया गया है कि 2 के घात 3 और 5 के घात 2। मैंने क्या बोला कि बेस में 2 और 5 हो जाए, 2 हो जाए या फिर 5 हो जाए या दोनों हो जाए। तो यहाँ पे दोनों है, तो बेस में तो 2 और 5, इसके अलावा कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, शांत हो जाएगा। क्या कहलाएगा, शांत।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं 129 बटे इसमें देखो 2 के घात 2, 5 के घात 7 और गुने में 7 के घात 5 है। हमने क्या बोला कि 2 5 के अतिरिक्त अगर कोई अन्य संख्या आ जाता है तो समझ जाओ कि वो अशांत आवर्ती है। डॉक्टर देख के बोलो ये 7 ई बेवकूफ कहाँ से आ गया, ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती, क्या हो जाएगा आवर्ती, ओके अशांत आवर्ती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, तो आपने ये कंसेप्ट समझ लिया। नहीं समझ में आता है तो 1.4 में मैंने आपको बताया, 1.4 सर्च करोगे ना तो मेरा वीडियो आएगा तो आप देख सकते हो। ऐसे करना कि एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 बाई पंकज सर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपने समझ लिया, मैंने कवर कर रहा है पूरा, है ना, रिवीजन कर रहा है सबका, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। आइए आगे हम देखते हैं सिद्ध वाले क्वेश्चन सब, ओके। तो इसको स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों, सिद्ध करने वाले से पहले हम क्या करते हैं इसको हम देख लेते हैं। ये जो हमारे पास p/q के रूप में बदलना होता है, ऐसे संख्या को देख लो हम कैसे बदलते हैं। जैसे कि 7.34 है और इसके ऊपर बार लगा है, इसको हम p/q के रूप में हम कैसे लिखते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं समझो। जैसे इसको करने के लिए क्या होगा, जैसे हूबहू पूरा का पूरा संख्या लिख लो, 734 लिख डालो, ठीक है, लिख दिए। अब देखो बार कितने संख्या पे, 2 संख्या पर, तो बट्टा में 2 को 9 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो कोई भी नीचे 0 नहीं पड़ेगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना। अब रेकरिंग के बाद बार जहां तक लगा है उसके बाद क्या संख्या आ रहा था, उसके बाद 7 आ रहा है, तो उस 7 को घटा देना, दशमलव को नहीं देखना है, ठीक है। 734 में से 7 घटाओ तो 700 कितना होगा भैया, 27 होगा क्या, देख लेना। तो हाँ, तो ये हमारे पास 27 हो जाएगा, तो 727/99 ये हमारे पास आंसर हो गया। इसके लिए एक और चीज़ हम बता देते हैं, मान लो कि ऐसे रहता 7.3 और 4 के ऊपर रेकरिंग सिर्फ रहता, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर रेकरिंग है दोनों के ऊपर, तो इसके ऊपर अगर आता तो कैसे सॉल्व करते, क्या करते वही करते, पूरा संख्या लिख देते 734 मैंने लिख दिया, बट्टा लगा देते। रेकरिंग कितने संख्या पर, 1 संख्या पर है तो 1 और 9 डालो, जितने संख्या पर रेकरिंग रहता है उतने 9 डालते हैं, ठीक है। तो 1 9 डाल दिए। अब देखो दशमलव रेकरिंग के बीच में कितना संख्या, 1 संख्या है, तो उसके बदले में 1 0 हम बैठाते हैं, याद रखना। दशमलव रेकरिंग के बीच में जितनी भी संख्या रहती है उसके बदले में हम नीचे 0 बैठाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। रेकरिंग के बाद देख लो जो भी संख्या तो उसको घटाते, तो रेकरिंग के बाद सिर्फ 73 आ रहा है तो 73 को हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आएगा उसके बदले में 90 रख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने समझ लिया ये भी चीज, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जैसे कि करनी 5 को हम कैसे सिद्ध करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 1.3 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1.3 को मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, वैसे तो बहुत सारे चैप्टर खत्म कर दिया हूं, लेकिन इन दोनों का लिंक जो है मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा 1.3 का लिंक, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है, वीडियो जरूर पसंद आएगा, ओके। तो देख लेना, काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। भैया लाइक कर देना और कमेंट करना अच्छा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर आधा घंटा का वीडियो मैं बनाऊंगा तो अपलोड करते करते समय 6 घंटा हमको लग जाता है ना, तो समझ सकते हैं। तो चलिए हम अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओके।